बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज़ के। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन है आज मैक्सिमम, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू इलेक्टेड अनअपोज्ड? पहला इंडियन प्रेसिडेंट कौन था जिसके अगेंस्ट कोई भी जो है नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको अनअपोज्ड जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया था इंडिया का, ठीक है। क्या वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद थे, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी थे, या प्रतिभा पाटिल थे? तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे जिनको इलेक्ट किया गया था अनअपोज्ड, ठीक है। अब इसके पीछे की हम एक कहानी समझते हैं। अब ये जो नीलम संजीवा रेड्डी जो है ये 6 नंबर के प्रेसिडेंट बने थे। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने थे। ये 6 नंबर के प्रेसिडेंट बने थे। और कब बने थे? 1977 में, ठीक है। एक पॉइंट हमको ये याद रखना है कि 6 नंबर के प्रेसिडेंट बने थे। किस साल बने थे? 1977 में। किस प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट थी उस टाइम? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई जो है उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और इनके टेन्योर में जो है ये प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी जो है बने थे 6th प्रेसिडेंट और अनअपोज्ड प्रेसिडेंट थे। ऐसी सिस्टम क्यों हुआ उस टाइम? क्योंकि उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे ऑलरेडी इंडिया के, वो थे फ़खरुद्दीन, ठीक है। फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद ये जो है उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। 1977 में जब इनकी क्या हो जाती है? सडन डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है, ठीक है। और सडन डेथ होने की वजह से उस टाइम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि हम जो ये प्रेसिडेंट है वो बनाएंगे किसको? रुक्मणी देवी अरुंडेल जी, ठीक है। इन्होंने इसको ऑफ़र दिया था गवर्नमेंट ने कि हम आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ सोच समझ के ऑफ़र को जो है स्टेप डाउन कर लिया, ठीक है। इन्होंने ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि मैं प्रेसिडेंट जो है इंडिया की नहीं बनूंगी, समवट रीजंस, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब इन्होंने जो है प्रेसिडेंट बनने से जो है इनकार कर दिया तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है उनको फिर जो प्रेसिडेंट बना दिया गया अनअपोज्ड, ठीक है। अब ये जो नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं ये फर्स्ट सीएम भी रह चुके हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है जिनकी अचानक डेथ हो गई थी और इनकी जगह पे जो है इनको अनअपोज्ड जो है इलेक्ट किया गया था। इनसे पहले जिनका नाम जो है रखा गया था प्रेसिडेंट बनने के लिए वो थी श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल जी, जिन्होंने ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। फिर इनको अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद इन्होंने और भी 2 प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट के अंदर जो है एज ए प्रेसिडेंट ये रहे थे। लेकिन जब इनको अपॉइंट किया गया था उस टाइम मोरारजी देसाई जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो 6 नंबर के जो है ये प्रेसिडेंट बने थे नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ये हेड ऑफ स्टेट होता है, ये हमें पता होना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। उसके बाद जो ये चीफ होते हैं इंडियन आर्मिड फोर्सेस, जितनी भी इंडियन आर्म फोर्स होती है उनके जो हैं ये हेड होते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है इनके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं,
सीधा क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के तहत जो है डायरेक्ट इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्टोरल कॉलेज के तहत ही इलेक्शन होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो मेंबर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, किस किस पार्टी से वो बिलोंग करने वाले होते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूएसएसआर। आपको पता है यूएसएसआर जो है एक सोवियत यूनियन थी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ थी। ठीक है, फिर इसकी जो है ब्रेक डाउन हो जाती है और इससे बहुत सारी आगे कंट्रीज़ जो हैं बनती हैं। तो पहली रिपब्लिक जो कौन है, उसका नाम क्या है, जिसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी यूएसएसआर से, तो वो थी लिथुनिया। वो कौन थी, लिथुनिया। और कब की थी इसने, वो की थी 11 मार्च 1990 को। ठीक है, याद रखना है 1990 में जो है लिथुनिया जो है फर्स्ट रिपब्लिक बनी थी जिन्होंने डिक्लेयर किया था अपनी इंडिपेंडेंस को यूएसएसआर से। ठीक है, उसके बाद 1992 में ये कम्प्लीटली जो है इसके बहुत सारे हिस्से हो चुके थे, तो याद रखना है आपने। ठीक है, रशिया की कैपिटल क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इंडिया के कौन से आर्टिकल में आता है, तो राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ डील करता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं इंट्रिंसिक आर्टिकल्स हैं, जो कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू डेथ है, राइट टू बहुत सारे राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। टोटल फंडामेंटल राइट्स जो हैं कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अभी पहले हमारे पास 7 हुआ करते थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट्स का दर्जा हटा के उसको एक लीगल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया जाता है अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, तो अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल 12 to 35 तक जो जितने भी आर्टिकल हैं ये डील करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारा बुनियादी हक है। ठीक है, तो पार्ट 3 के अंदर आते हैं यूएसए से जो है हमने फंडामेंटल राइट्स जो है लाए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हमने बारो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में ये आर्टिकल नंबर 15, ये आर्टिकल नंबर 15 जो है डील करता है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो रिलीजन की बेस पे हो, सेक्स की बेस पे हो, प्लेस ऑफ बर्थ की बेस पे हो, कास्ट की बेस पे हो, लेकिन एक्सेप्ट गवर्नमेंट जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है कुछ स्पेशल कोटा जो है दे सकती है अंडर आर्टिकल 15 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है कि एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो स्पेशल कोटा जो है गवर्नमेंट दे सकती है आर्टिकल नंबर 15 के अंदर ये आता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 15 कहता है। आर्टिकल नंबर 16 जो कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है, इसी के अंदर बात की गई है कि गवर्नमेंट जो है एक स्पेशल रिजर्वेशन भी जो है दे सकता है, जो हमारे पास इस लायक हो, जिसको गवर्नमेंट चाहे रिजर्वेशन देना, वो रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट के अंदर दे सकती है। ये भी आर्टिकल नंबर 16 के अंदर बात की गई है।
ठीक है। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन में आर्टिकल नंबर 19 है, जो कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम की बात करता है, राइट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम जो है हमें देता है। ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो 6 टाइप्स जो है फ्रीडम की बताइए, जो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर दी गई हैं, जो राइट टू फ्रीडम के साथ डील करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आर्टिकल नंबर 15, 16, 19 और 21 सबको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के तक जो है ये आर्टिकल आते हैं। इसमें आर्टिकल 12 के अंदर जो है स्टेट को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 32 जो है ये हमारा डील करता है कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं मिलते हैं तो इनको वायलेट कोई करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हो, वहाँ पे अपील कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे रिट कर सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ जो है आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल नंबर 32 को ही कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्यों लाई गई थी? क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए, पंजाब के लिए लाई गई थी? गोवा, दमन, दीव को इंडिया में इंक्लूड करने के लिए लाया गया था? स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना था लैंग्वेज की बेस पे, इसलिए लाया गया था? मेघालय और मणिपुर को स्टेटहुड का दर्जा देना था, इसलिए लाया गया था? या तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो है कि टू इंक्लूड गोवा, दमन एंड दीव इन द इंडियन टेरिटरी जो है। तो क्योंकि आपको पता है ये पुर्तगीज़ के अंदर जो है 1961 तक जो है ये पुर्तगीज़ जो है के अंडर थी ये। तो बाय द एक्शन ऑफ पुलिस जो है इन तीनों टेरिटरीज़ को जो है इंडिया के अंदर इंक्लूड किया गया था 1961 में। और 1962 में जो है ये अमेंडमेंट लाया जाता है, जिस अमेंडमेंट के तहत जो है इनको जो है इंडिया में इंक्लूड किया जाता है और ये इन तीनों को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है। गोवा, दमन एंड दीव जो है ये 1987 तक जो है तीनों मिलके एक ही यूनियन टेरिटरी का काम करती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है कि 1987 में गोवा को जो है अलग से एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है 1987 में। तो 1962 से लेकर 1987 तक गोवा, दमन और दीव जो है तीनों मिलके एक ही यूनियन टेरिटरी थी और ये 8th नंबर की यूनियन टेरिटरी बनी हुई थी। 8th नंबर की यूनियन टेरिटरी थी गोवा, दमन एंड दीव। 1962 में ये बनी थी। अमेंडमेंट 12th लाई गई थी। उसके बाद 87 में गोवा को एक सेपरेट स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है। दमन और दीव जो है ये यूनियन टेरिटरी ही रहती हैं। फिर 2020 के अंदर क्या हो जाता है कि दमन, दीव, दादरा नागर हवेली इन दोनों यूनियन टेरिटरी, क्योंकि दादरा नागर एंड हवेली ये एक अलग यूनियन टेरिटरी थी, दमन एंड दीव जो है ये भी एक अलग यूनियन टेरिटरी थी। 2020 में इन दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को मर्ज कर दिया जाता है और एक ही यूनियन टेरिटरी इनको बना दिया जाता है। ठीक है, और इससे पहले 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया जाता है 2 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये भी यूटी बना दी जाती है और लद्दाख भी यूटी बना दी जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में डिफरेंस क्या रखा कि यहाँ का लेजिस्लेचर होगा और ये विदाउट लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, और लद्दाख के अंदर अभी अभी जो है 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। टोटल लद्दाख के 7 डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं, जबकि जम्मू एंड कश्मीर के टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले जब स्टेट थी तो जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट थी तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे। ठीक है, जब इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया जम्मू कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी में, तो जम्मू कश्मीर के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट आ गए और लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। लेकिन रिसेंटली लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अब 7 हो चुके हैं। ठीक है,
और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है और जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इनकी पार्टी है। ठीक है, तो उमर अब्दुल्ला जो है ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द लास्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? होम रूल मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, जलियनवाला बाग मैसेकर, मोपला रिवोल्ट। ठीक है, हमें पता है कि होम रूल मूवमेंट जो है, ठीक है, होम रूल मूवमेंट इसको स्टार्ट करने वाले दो लोग थे। ठीक है, एक जो इसमें थे बाल गंगाधर तिलक, दूसरी थे अन्नी बसंत। ठीक है, होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1916 में। अब दोनों ने 1916 में ही इसको शुरू किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने इसको अप्रैल में शुरू किया था और अन्नी बसंत जो इन्होंने इसको सितंबर में शुरू किया था। अन्नी बसंत जो इसने मद्रास से इसको स्टार्ट किया था और बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने इसको कर्नाटका से स्टार्ट किया था। 1916 में दोनों ने इस होम रूल मूवमेंट को शुरू किया था। ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर दिया। अन्नी बसंत जो है ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो है रह चुकी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास होम रूल मूवमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, जो कि 1919 में स्टार्ट हुई थी और 1924 तक इसका टेन्योर रहा था। अली ब्रदर्स ने जो है इनको स्टार्ट किया था, इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। एक पैन इंडिया मुस्लिम मूवमेंट थी ये। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो है जलियनवाला बाग मैसेकर। ठीक है, जलियनवाला बाग मैसेकर 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर के अंदर हुआ था। और लास्ट जो है इसमें है वो है मोपला रिवोल्ट। ये जो है केरला में हुआ था और ये कब हुआ था? 20 अगस्त 1921 को हुआ था। तो अभी तक जितने भी हमने पढ़े, मोपला रिवोल्ट 1921 में, खिलाफत मूवमेंट 1919 में, होम रूल मूवमेंट 1916 में, ठीक है, जलियनवाला बाग 1919 में। तो क्वेश्चन में हमारे पास है कि लास्ट इवेंट जो है कौन सा हुआ था? वो मोपला रिवोल्ट था। ठीक, जो कि 1921 में हुआ है। ये 1921 में हुआ है, ये 1919 में स्टार्ट हुई थी। होम रूल मूवमेंट 1916 की है, जलियनवाला बाग 1919 का है, अप्रैल 1990। तो लास्ट जो है इसमें वो हुआ है मोपला, जो कि केरला से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ हमारे पास गैसेस के नाम दिए गए हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन CO इसका फार्मूला है। ठीक है, बहुत ही पॉइजनस गैस है ये। ठीक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, पॉइजनस गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO2, ओजोन जिसका फार्मूला है O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बोल रहा है इन दी गई गैसेस में से कौन सी गैसेस हैं जो इन्वायरमेंट में एसिड रेन का काज बनती हैं? तो एसिड रेन का काज बनती हैं जब नाइट्रोजन और सल्फर्स के ऑक्साइड्स जो है एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं, तो एसिड रेन कहलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 और 4 जहाँ पे भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जो हैं वो काज करते हैं एसिड रेन को। और एसिड रेन का pH वैल्यू जब जो है 5 से कम हो जाता है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन pH वैल्यू 5 से जब कम हो जाता है तो हमारी जो रेन होती है वो एसिड रेन कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज। बिटवीन एनी टू कंट्रीज जो दुनिया में है, तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वो कौन सा है? वो कनाडा एंड USA है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। कनाडा और USA के बीच में टोटल लेंथ जो है वो है 8891 किलोमीटर। ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, पहले नंबर पे ये आता है।
दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाता है कज़ाकिस्तान एंड रशिया। कज़ाकिस्तान और रशिया जो है ये दूसरे नंबर पे आता है, जिसकी टोटल लेंथ जो है 6846 किलोमीटर है। ठीक है, और थर्ड नंबर की में अर्जेंटीना और चिली आता है, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 5300 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, इंडिया और चाइना का बहुत कम है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर लेंथ है वो कितनी है। तो पहले नंबर पे कनाडा अमेरिका, दूसरे नंबर पे कज़ाकिस्तान रशिया फेडरेशन, तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना एंड चिली। ठीक है, लेंथ भी मैंने आपको बताई इनकी किसकी कितनी लेंथ है। अगर हम बात करें इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो शेयर होता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और दुनिया में इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 5th रैंक पे आता है। पूरी वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कौन से नंबर पे 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन 2 कंट्रीज़, वो है इंडिया एंड बांग्लादेश। और कितना बॉर्डर जो है ये शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ, 4053 किलोमीटर। याद रखना है 5th रैंक पे ये आता है। पहले 3 हमने क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा। यूपी किसान सभा जो है बनाई गई थी फरवरी 1918 के अंदर। तो इसको फॉर्म करने में, इसको बनाने में जो लोग एसोसिएटेड थे वो कौन कौन से लोग थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, शाहजानंद सरस्वती भी नहीं थे। ठीक है, इंदिरा नारायण द्विवेदी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा और भी लोग थे, वह भी हम डिस्कस करेंगे। बाबा रामचंद्रा ये भी नहीं थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदिरा नारायण द्विवेदी। 1918 में यूपी किसान सभा जो है बनाई गई थी। इसके अंदर और भी 2-3 लोग थे। तो एक हमारा जो है इंदिरा नारायण द्विवेदी है। इसके अलावा जो और लोग हैं वो है, एक है गौरी शंकर मिश्रा। ठीक है, गौरी शंकर मिश्रा ये भी इसके साथ एसोसिएटेड थे। और मदन मोहन मालवीय जी ये भी इसके साथ एसोसिएटेड थे। तो गौरी शंकर मिश्रा, ठीक है, उसके अलावा मदन मोहन मालवीय और इंदिरा नारायण द्विवेदी, ये 3 लोग जो है एसोसिएटेड है यूपी किसान सभा, जो कि फरवरी 1918 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, हंटर कमीशन जो 1919 में बना था टू इन्वेस्टिगेट द जलियनवाला बाग मैसेकर। ठीक है, 1919 में जो जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी 1919 में। बोल रहा है इसके मेंबर्स कौन कौन थे। इसके मेंबर्स जो थे, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा मैं, वो बहुत सारे मेंबर थे। तो हंटर कमीशन, हंटर इसके चेयरमैन थे। हंटर जो है इसके कौन थे, चेयरमैन थे। ठीक है, और ये लॉर्ड विलियम हंटर चेयरमैन थे। और ये हंटर जो है ना फार्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्कॉटलैंड भी रह चुके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हंटर है, हंटर कमीशन के चेयरमैन थे, ये किस कंट्री के जो है फार्मर सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। तो ये हंटर स्कॉटलैंड के फार्मर सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वो हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, श्री चमनलाल सितलवाद, पंडित जगत नारायण एंड सुल्तान अहमद। ठीक है, ये कुछ मेंबर हैं जो कि हंटर कमेटी के अंदर थे। ठीक है, चमनलाल सितलवाद, पंडित जगत नारायण और श्री सुल्तान अहमद। ठीक है, तो ये कुछ लोग थे, मेंबर्स थे। इसके अलावा और भी कुछ मेंबर थे जो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा और कौन कौन से मेंबर थे इसके अंदर। तो अभी हमने बताया कि हंटर जो है इसके मेंबर थे। ठीक है, ये चेयरमैन थे, मेंबर नहीं थे, चेयरमैन इसके थे। इसके अलावा जो है WF राइस, ये भी इसके मेंबर थे। ठीक है, इसके अलावा जस्टिस जॉर्ज C रनकिन। ठीक है, जॉर्ज C रनकिन ये भी जो है इस कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, और ये कलकत्ता से
बिलोंग करते थे। ये जो चमन लाल सेतलवाद जो है ना, ये वाइस चांसलर भी रह चुके हैं बम्बई यूनिवर्सिटी के। बम्बई यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अगस्त 23, 2024 कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। तो आपको पता है कि 23 अगस्त 2024 को फर्स्ट नेशनल स्पेस डे जो है सेलिब्रेट किया गया इंडिया के अंदर। क्यों किया गया? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया था 2023 के अंदर ही, जुलाई के मंथ में, तो लॉन्च तो किया था जुलाई के मंथ में, लेकिन 23 अगस्त को जो है सक्सेसफुली लैंड हुआ था चंद्रयान 3 ऑन द मून एट साउथ पोल। सक्सेसफुली लैंड हो गया था, ये मिशन कामयाब हो गया था। चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ सक्सेसफुली लैंड इसने 23 अगस्त 2023 में किया था। तो इसलिए 23 अगस्त 2024 को जो है फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया, और हर साल अब 23 अगस्त जो है नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसीलिए 23 अगस्त 2024 एक इम्पॉर्टेंट डे जो है हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में माना जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 15, 16, 19 कमेंट सेक्शन में अभी आप मुझे बताइएगा। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये तीनों किस के साथ डील करते हैं। ठीक है, आपके लिए जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आपने बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स के अंदर आती है। फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स अंडर विच आर्टिकल एंड डीपीएसपी कम्स अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आपने मुझे बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी कौन से पार्ट में आती है। ठीक है, पार्ट भी आप मुझे बताओगे, आर्टिकल्स भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।